देखिए नॉर्मल हमने रोलिंग कर ली थी, प्लेन सरफेस पे जब रोलिंग चल रही है, दो पर्टिकुलर केस किए हैं। जितनी भी चीज़ें करते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा एरो बना के ये इतनी चीज़ें हो गई इसमें, इस तरह का बनाते रहो, है ना। कि तुमने लिखा एक रोलिंग नाम का टॉपिक लिखा, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी कि वी ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है आर ओमेगा के, उसमें क्या क्या होता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, बेसिक क्लियर ना। फिर कितने प्रकार की रोलिंग पढ़ रहे हो कि आपने कोई चीज़ को वी वेलोसिटी से चला के रख दिया सरफेस पे या ओमेगा से घुमा के रख दिया, तो फिर वो किस तरह से रोलिंग शुरू करती है। एक टाइप पे तो वो सवाल हो गए। फिर एक टाइप के क्वेश्चन हो गए थे कि प्लेन सरफेस पे ही हो लेकिन साथ में फोर्स लग रहा है, तो जब साथ में फोर्स भी लगता है तो फिर एक्सेलरेशन भी इंक्लूड होते हैं, तो ए इक्वल टू आर अल्फा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों एक साथ चलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखते हैं, रोटेशन की इक्वेशन लिखते हैं और कंस्ट्रेंट लिखते हैं, ऐसा। अब तीसरी टाइप की जो रोलिंग है वो है रोलिंग ऑन इंक्लाइन। तो इस तरह का एक स्कीमेटिक बना लो अपने लिए, इससे सारे फॉर्मूले तुम्हें उसके नीचे लिख लिख के याद रहें, एक पेज पे पूरा कर लो ऐसा। ठीक है जी। इंक्लाइन की रोलिंग देखते हैं भाई कैसे होती है। देखिए इस तरह कोई सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे बैठा हुआ था, सपोज एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे कौन सा है, क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बदलेगा बस, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। इक्वेशन कैसे लिखनी है वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो एम मास का आर रेडियस का कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो आपने ऐसे करके रख दिया। अब इस पे आप करते हो कि सपोज नीचे से हिट करते हो इसको, तब रख दिया फिर आपने एक बार, तो जब आपने इसको हिट किया यहाँ से तो इसमें तुरंत एक वेलोसिटी आ जाएगी क्या, v। तो ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी v ऊपर की तरफ होगी, ओमेगा नहीं है इसमें, पीछे से इम्पल्सिव कुछ लगा है इसके ऊपर आकर के, है ना। तो तुरंत इसके अंदर एक वेलोसिटी आई है v, किधर की तरफ स्लिप कर रहा होगा, नीचे वाला पॉइंट ऊपर की तरफ स्लिप कर रहा होगा। तो अपने को अगर रोलिंग करवानी है इंक्लाइन के ऊपर तो फिर इसमें ओमेगा भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी होंगे, ए इक्वल टू आर अल्फा भी चलेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा भी कहीं जाके सेट हो जाना चाहिए। तो इनिशियली तो ओमेगा नहीं है इसमें, से आना चाहिए ओमेगा, उसके लिए कोई फोर्स होना चाहिए। अब मैं जितने भी फोर्स देख रहा हूँ कि एम जी सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, तो कौन सा वो फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास के वो टॉर्क दे सकता है, वही तो ओमेगा बना सकता है, तो वो कौन हुआ, फ्रिक्शन। तो ये वाला पॉइंट मैंने देख लिया कि किधर की तरफ स्लिप कर रहा है, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इनिशियली जो ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है ये फ्रिक्शन है काइनेटिक, स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक। घिस रही है भाई वो चीज़, तो कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये वाला, ठीक बात। तो मैक्सिमम लग रहा होगा कितना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ मैक्स कितना होगा भाई, म्यू इंटू एन, एन कितना होगा इस केस में, जी कॉस थीटा, इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और क्या क्या फोर्स है, नीचे की तरफ यहाँ पे लग रहा है एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ है एक एम जी साइन थीटा, सही है। अब देखिए इस पर जो नेट फोर्स है वो दोनों कहाँ है, अभी नीचे की तरफ है, एफ भी नीचे है, एम जी साइन थीटा भी नीचे है, तो क्या ये दोनों वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, सही। इस बात को कैसे लिखा जाए, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहा है फ्रिक्शन, दिस होल शुड बी इक्वल टू एम ए सी एम ए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और वो किधर की तरफ है, नीचे, नीचे भाई जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन होगा ना, फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये ए सी एम क्या करेगा, वेलोसिटी v को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एक चीज़ हुई, ठीक है। तो अपने को ये बात तो पता ही है कि एक वेलोसिटी को सब मिलकर डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। अब इसमें ओमेगा था ही नहीं, हमने तो हिट कर दिया था ना ऐसे, तो तुरंत v आया था, ओमेगा तो था ही नहीं, तो ओमेगा को धीरे धीरे बढ़ना है और v को धीरे धीरे कम होना है, सच दैट कहीं पे जाके v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, है ना। पीछे का लॉजिक समझ रहे हो सारा। ओमेगा को कौन बढ़ाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आ पाएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन, किसी का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि सब सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं। किसका टॉर्क आएगा, बस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। तो फ्रिक्शन इनटू आर इज इक्वल टू आई और अल्फा, सही है। किधर की तरफ आएगा ये टॉर्क, अंदर की तरफ आएगा क्या, सही। ओमेगा कैसे आएगी, टॉर्क अंदर की तरफ आएगा ऐसे, तो ओमेगा कैसे, ऐसे आएगा ओमेगा, राइट, वी ऐसे करके। तो जो नीचे वाला पॉइंट है, अगर थोड़ी देर बाद मैं इस वाले पॉइंट को देखूंगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी आगे v डैश, जो कि बदल गई होगी, और क्या इसके अंदर, या इसे v नॉट मान लो,
तो क्या इसके अंदर यहाँ पे कुछ ओमेगा भी आ गया होगा कुछ टी टाइम बाद, तो नीचे वाले पॉइंट को देखिए कि इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली कहाँ होगी, आगे की तरफ। हर एक पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में होगी सेंटर ऑफ मास के, और पीछे की तरफ क्या वेलोसिटी होगी इसकी, आर ओमेगा। और कहीं जा करके अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो वहाँ पे रोलिंग शुरू हो जाएगी। अब v जो है वो वेरिंग है, ओमेगा भी वेरिंग है, तो यानी कि एक्सेलरेशन में भी वही सेम टाइप का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आप v इज इक्वल टू आर अल्फा कह रहे हो, a इज इक्वल टू आर सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा बोल रहे हो, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा भी ट्रू है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ पा रहे हो। f की जगह पे क्या रख दूं दोस्त, mg cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू चल रही है क्योंकि अभी जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है, घिस के जा रही है ये चीज़, ठीक है। इज इक्वल टू आई और अल्फा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई, ऐसा एक रिलेशन हो गया। तो एक इक्वेशन तो हो गई दोस्त ये, दूसरी इक्वेशन हो गई है, तीसरी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, रोलिंग करवाने के लिए वी इज इक्वल टू आर, लेकिन दोनों ही वेरिएबल है, ये बताने के लिए कि दोनों वेरिएबल हैं तो यहाँ छोटा सा टी लिख देते हैं कि दीज आर द फंक्शन ऑफ टाइम। नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि v और ओमेगा जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या लिखूंगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। क्या इसको मैं लिखूंगा a, इसको लिखूंगा r, इसको क्या लिखूंगा अल्फा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस तरह से रिलेटेड है, ठीक बात, बोलो समझ पा रहे हो, सही, ओके। जहां पे जाके ये वाले रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे वहां से रोलिंग शुरू हो जाएगी। ओके आगे चलते हैं। वेलोसिटी तुमको करवानी है डिक्रीज, और क्योंकि अल्फा है तो ओमेगा क्या करवाना है तुमको, ये बात समझ पा रहे हो। ये पूरी इक्वेशन देखो, इसमें जो भी फोर्स लगे हुए हैं क्या वो कांस्टेंट फोर्स है, एम जी साइन थीटा कांस्टेंट है, और एफ मैक्स जो है वो भी कांस्टेंट है। कब तक, जब तक के रोलिंग नहीं हो रही है, उससे पहले पहले तो काइनेटिक ही लग रहा होगा ना फ्रिक्शन, तो तब तक तो म्यू एम जी कॉस थीटा ही लगेगा हमेशा। रोलिंग के बाद कैसा लगेगा वो पता नहीं, शुरू में जो लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस थीटा लगेगा वाला, सही है। तो v को मेरे को डिक्रीज करवाना है, ठीक है। तो v को किस इक्वेशन से लिख दूं कि डिक्रीज होगा, क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी से लिख दूं कि डिक्रीज होगा, सही। टाइम t बाद वेलोसिटी हो जाती है v, इनिशियली कितनी थी वेलोसिटी v नॉट, प्लस एक्सेलरेशन कितना लिखूं, यहां से लिख दूं mg साइन थीटा प्लस एफ मैक्स अपॉन m इंटू टी, और साथ ही साथ यहाँ माइनस भी लगाओ, क्यों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस भी लगाओ। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो जितना कर सकते हो कि v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस, क्या मैं इसे लिख दूं g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी, समझ गए। ये हो गई टी टाइम बाद वेलोसिटी। ऐसे ही ओमेगा चेक करो, तो ओमेगा के लिए क्या इक्वेशन लिख दूं, अल्फा टी ऐसे करके लिख दूं। शुरू में ओमेगा कितना था, 0 था, अल्फा कितना था, कहाँ है रे, ये रहा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर अपॉन आई। आई के अंदर कौन कौन बैठा है, एक एम और दो आर, तो एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, है ना, इंटू टाइम टी इज ओमेगा। तो v मिल गए टी टाइम पे, ओमेगा मिल गया टी टाइम पे। अब क्या करना है तुमको, ऐसा हो जाना चाहिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाना चाहिए, तब वहां से रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या v की जगह पे ये सारी चीज इज इक्वल टू आर इंटू ऐसा रख दो, तो नीचे एक आर आ रहा था यहाँ पे, वो आर इसके साथ सेट हो गया तो ये आर ओमेगा बन गया, तो ये वाली पूरी चीज बची, बस उसको आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो फॉर रोलिंग क्या कंडीशन होनी चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कितना लिखोगे v नॉट माइनस g को कॉमन ही ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इनटू टाइम शुड बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये वाला म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर अपॉन आई और साथ में t, देखना भाई सही। क्या यहाँ से t निकाल पाएंगे, हमको एंगल वगैरह दे, अभी दिखने में इक्वेशन बड़ी दिख रही है बट एंगल दे रखा हो, आई दे रखा हो, तो क्या शॉर्ट होके ये कुछ t बता देगी मुझको क्या होना चाहिए, बोले, ठीक है। क्या हमने सेम वही अप्रोच फॉलो की जो हम पिछले सवालों में करते जा रहे थे, है ना। हॉरिजॉन्टल में उसमें क्या डिफरेंस आया,
हॉरिजॉन्टल में बस एकमात्र फोर्स होता था, वो होता था फ्रिक्शन, और सिर्फ म्यू एम जी लिखते थे। यहाँ पे एम जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, तो ये भी लिखा जाएगा फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा भी लिखा जाएगा। बाकी अप्रोच सेम रही है कि एक वेलोसिटी कम होगी और एक वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मैं दूसरा वाला करके नहीं दिखाऊंगा। एक जिसमें आपने ओमेगा दे करके और यहाँ रख दिया, उस पर क्या फर्क पड़ेगा कि वी नहीं है और ओमेगा है, तो ओमेगा को कम करना है और वी को बढ़ाना है। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए बस कि एफ बी डी कैसा होगा। अगर मैंने एक चीज़ को ऐसे बहुत तेज घुमा दिया, ऐसे यहाँ रख दिया घुमा के, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, सबसे पहले सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर की तरफ स्लिप कर रहा होगा, या फिर वैसे ही देख लो हिंदी भाषा में, भाई ओमेगा ज़्यादा है, वी है ही नहीं, क्या वी लेस हो गया आर ओमेगा से। ठीक है, तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा फ्रिक्शन ऐसा। लेकिन एम जी साइन थीटा कहाँ होगा, पीछे की तरफ। कॉस से कोई लेना देना है ही नहीं मुझको, वो सिर्फ फ्रिक्शन लिखने में काम आएगा, और यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कैसा होगा इस टाइम पे, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लिप कर रही है अभी चीज़, रोलिंग शुरू नहीं हुई है। अब ये सब मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा को, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे सच दैट कहीं पे जा करके ऐसा हो जाएगा कि v और आर ओमेगा इक्वल हो जाएंगे, वो वाला टाइम हो जाएगा। तो सेम जैसे ये वाली इक्वेशन लगी वैसे वाली इक्वेशन लग जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है कि तुम लिखोगे ये इक्वेशन कैसे लगेंगे। अब यहाँ क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। अच्छा, कौन ज़्यादा होना चाहिए दोनों में, फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर की तरफ वेलोसिटी बनानी है, बढ़ानी है भाई। तो क्या लिखूंगा, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, है ना। तो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए। और टॉक किसका आएगा भाई, फ्रिक्शन का, किधर आएगा, बाहर की तरफ, ओमेगा कहाँ है, अंदर की तरफ, तो कम करेगा ओमेगा को, है ना। तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिख दीजिए एक, और एक लिख दीजिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फाइनली कहीं जा करके डन। ठीक है जी, इस तरह से करके हो गया रोलिंग ऑन इंक्लाइन। अभी रोलिंग शुरू हुई है, इसके बाद भी काम चलेगा आगे कि रोलिंग और किस तरह से चलेगी आगे। तो यह है कि रोलिंग स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो लिखिएगा। सही है, चलो मैं लिख देता हूँ इक्वेशंस क्या होंगी। एफ के इज एफ मैक्स, क्योंकि स्लाइड कर रही है अभी बॉडी, तो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू, हाँ वो सब चीज़ करनी है ना अभी हमें। एम में ये हो गया एक, और ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन हो गई दोस्त ये, फिर ऐसे रोटेशन वाली इक्वेशन होगी, वो होगी एफ के इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और फिर है एक कंस्टेंट रिलेशन, जहाँ पर रोलिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर वी इक्वल टू आर ओमेगा। वी को क्या लिखोगे, वी नॉट प्लस ए टी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। तो वी नॉट तो ज़ीरो है, तो ये हो गया 0 प्लस ए टी इज इक्वल टू आर और ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी, ऐसा, क्योंकि एल्फा इज ऑपोजिट टू द ओमेगा। ठीक है भाई, ऐसा। तो मैं बीच की इक्वेशन हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगी नहीं तो ये ऐसा। ठीक है, यहाँ से मैं टी कैलकुलेट करूँगा कि टी कितना आता है। ठीक है, मेंस लायक ये वाला सवाल नहीं है, मेंस में नहीं पूछा जाते, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन क्या है बस, है ना, कि कौन सी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, किसको बढ़ाएंगे सच दैट के वी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। ये तो कर रहे हो, ऊपर से देखो तो ये काम चल रहा है सब जगह पे कि वी, एक वेलोसिटी को करना है कम, दूसरे को बढ़ाना है, जिससे वी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स और साथ में लगे हों तो ए इक्वल टू आर अल्फा भी लिखते हैं। ठीक है, टी कौन सा टाइम है ये वाला, टी इज टाइम टू स्टार्ट रोलिंग। इंक्लाइन पे रोलिंग शुरू करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा। राइट, जो हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल रहे थे फ्लैट सरफेस के लिए, वो वाला टाइम आया बस ये कि इंक्लाइन पे रोलिंग शुरू करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे में बोलने लगे कि वेज फिक्स नहीं है, वेज स्मूथ सरफेस पे है, मौत हो जाएगी भाई।
जितना फ्रिक्शन तुमने इस पे लगाया है नीचे की तरफ, उतना फ्रिक्शन वेज पे आगे की तरफ भी लग रहा होगा फिर, ठीक है ना। वेज पे उसका ऐसे करके लग रहा होगा, उसका कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, तो इस इधर की तरफ चलाने की कोशिश करेगा वेज को, ठीक है। ज़्यादा बुरा हो जाए, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा सवाल है। हाँ ठीक है। तो जो स्लैब के ऊपर वाला सरफेस है वो उसमें फ्रिक्शन है, हाँ और नीचे वाला स्मूथ है, सही। उसे घुमा रखा है। हम्म। तो क्या लगता है कि अब वो नेल से पहले खड़ा था, फिर जब नेल हटाएगा तब क्या आएगा, सर वो पीछे जाना चाहिए। कौन? स्लैब नहीं। क्यों सर? हाँ उसको क्या कर रखा है, वो ऊपर वाली बॉल है उसके साथ क्या किया है, उसे रोल कर दिया। रोल कर दिया। हाँ मतलब ऐसे नहीं खिसका रखा है। कैसे चला रखा वही जानना है मुझको। वी दे रखी है, ओमेगा दे रखा है, क्या दे रखा है, या बॉल उसके ऊपर रोल कर रही है। अब बात समझ के, अगर बॉल रोल कर रही है उस प्लेन सरफेस के ऊपर, इसका मतलब फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो तुमने अगर नेल हटा भी दिया तो नीचे वाले प्लैंक पे कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। रेस्ट पे रहेगा तो, क्योंकि जब एक बार रोलिंग शुरू हो जाती है प्लेन सरफेस पे, फिर तो फ्रिक्शन होता ही नहीं ना फिर तो। जब जितनी देर में रोलिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब इससे अगले लेवल पे चलते हैं, ये लिख लिया तो हटा दूं। ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके वो टाइम आएगा जितने में रोलिंग शुरू होगी अब रोलिंग, जहां से v इक्वल टू आर ओमेगा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सपोज ये वाला पॉइंट मान रहा हूँ जिससे v इक्वल टू आर ओमेगा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा। यहाँ से हो गया काम, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। दोनों को साथ में लेता हूँ, सपोज यहाँ पे भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना शुरू हो गया, सही है, ओके। अब जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो रही होती थी और एक बार v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, उसके बाद फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, फ्रिक्शन हटा देता था फिर, कि अब तो चाहे स्मूथ सरफेस आ जाए रोलिंग शुरू हो गई, चलती रहेगी, ठीक है। तो एक स्मूथ सरफेस पे रोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती लेकिन कंटिन्यू हो सकती है, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन ये तब तक है जब तक कि कोई फोर्स नहीं था। लेकिन अगर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऊपर फोर्स लगा रखा है कहीं हमने, तो उसके बाद फ्रिक्शन था जिसकी डायरेक्शन में पीछे ले ली थी और वो आगे होनी चाहिए थी, ऐसा। तो इसी तरह जब आप इस वाले पोर्शन पे पहुंचोगे अभी, तो क्या इस पे मैं मान लीजिए ऐसा कहता हूँ कि फ्रिक्शन की अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझको, लेकिन क्या यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, वो इस वेलोसिटी को क्या कम करना चाहेगा, सही है। मान लो मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो क्या वो इस वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, सही है। अगर ये वेलोसिटी कम होनी है तो क्या ओमेगा भी कम होनी चाहिए, तभी तो v इक्वल टू आर ओमेगा रोलिंग मेंटेन रहेगी, सही है। तो mg sin थीटा इस वाली वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहता है, तो v अभी भी डिक्रीज होना चाहता है, सही, समझ पा रहे हो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होने के लिए ओमेगा को भी डिक्रीज होना चाहिए। ओमेगा को अगर डिक्रीज होना है तो देयर शुड बी सम अल्फा,
अल्फा अगर है तो भाई टॉर्क होना चाहिए। तो अगर तुम कहो कि फ्रिक्शन है ही नहीं तो फिर टॉर्क कहाँ से आएगा? भाई एम जी साइन थीटा कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन सब यहीं से पास करेंगे, तो टॉर्क कौन क्रिएट करेगा? ठीक बात है, इसका मतलब फ्रिक्शन होना चाहिए। अब आते हैं किधर होना चाहिए। तुमको टॉर्क क्रिएट करना है, अल्फा है जिसके ओमेगा कम हो, तो पहले देख लो ओमेगा किधर है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सही है, तो ओमेगा किधर है? इधर की तरफ है। तो अल्फा किधर आना चाहिए? बाहर की तरफ आना चाहिए। बाहर की तरफ अल्फा कब आएगा? जब फ्रिक्शन किधर लगे, बताइए। फ्रिक्शन किधर लगे कि अल्फा बाहर की तरफ आए? तो क्या यहां पे लगना शुरू हो जाएगा फ्रिक्शन? अब बात समझ रहे हो? पहले कहाँ लग रहा था? तो रोलिंग शुरू होने के बाद फ्रिक्शन कहाँ लगना शुरू होता है? ऊपर। सही बात है, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाला फ्रिक्शन, जब तक ये वाला फ्रिक्शन था स्लाइड कर रही थी बॉडी, जब ये वाला फ्रिक्शन है रोल कर रही है बॉडी, तो इस वाले फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक से कम होता है, यानी कि एफ मैक्स से कम होता है, या कहा जाए कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होता है, स्लिप नहीं कर रही होती उस टाइम पे बॉडी। ये सिर्फ मेंटेन करवाने के लिए आया है कि चलती रहे, रोलिंग चलती रहे। ठीक है, ओके। और आइडिया लीजिए थोड़ा, एम जी साइन थीटा से ये वाला फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ओके, ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये ज़्यादा है इससे, तो नेट फोर्स किधर हुआ? ऊपर की तरफ। अगर ऊपर नेट फोर्स है फिर तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन कहीं जाकर रुकना है इसको। तो अगर इसे कहीं जाकर रुकना है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होनी चाहिए। कम कब होगी? जब इसका एक्सेलरेशन नेट नीचे की तरफ होगा। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, एम जी साइन थीटा या रोलिंग फ्रिक्शन? ठीक है, तो रोलिंग एम जी साइन थीटा पहले जो था अभी भी उतना ही है। ये जो एफ मैक्स पहले नीचे की तरफ लग रहा था, ये था म्यू एम जी कॉस थीटा, मैक्सिमम पे काम कर रहा था। अब कैसा हो जाएगा? ये कम हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला फोर्स कम होना चाहिए फ्रिक्शन, जिससे कि नेट एक्सेलरेशन किधर रहे? नीचे। नीचे को अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो ये वाली वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कहीं जाके रुकेगी ये चीज़ ऊपर। ठीक है, ये सारा डायनेमिक्स मुझे लिखना है कि कहाँ पे रुकेगी जाके। ठीक है जी, तो अब इस वाले पॉइंट से आगे काम करना शुरू कर रहे हैं हम कि टाइम टू स्टॉप, कितना ऊपर जाके रुकेगी ये चीज़, ऐसा कर रहा हूँ मैं अब। सही है, चलिए लिखना शुरू करेंगे। अब मेरे को आइडिया लग गया इन दोनों में कौन ज़्यादा है। ट्रांसलेशन की क्या इक्वेशन लिखूँ तो भाई? हाँ, समझनी पड़ेगी दोस्त, ऐसे नहीं चलेगा। शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है, ट्रांसलेशन की इक्वेशन हो गई ऐसी। ठीक है, तेरा दिल जो है मना कर रहा है, बड़ी चीज़ सुन ली तूने। ठीक, और बहुत प्यार से। ठीक है, इसलिए तेरा दिल मना कर रहा है। वेलोसिटी v बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? क्यों कम होनी चाहिए? सब छोड़ दो रोलिंग वोलिंग। अबे कोई चीज़ अपने आप हवा में ऊपर चढ़ती चली जाएगी, कहीं तो रुकेगी जाके। रुकेगी कैसे? तो v बढ़ा के रुकेगी कम करके रुकेगी? कम करके रुकेगी। कम कैसे होगा v? डी एक्सेलरेट हो। डी एक्सेलरेट कब होगी कोई चीज़? जब एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो वेलोसिटी के। तो एक तो फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे होगा तभी तो डी एक्सेलरेट होगी। कौन ज़्यादा होना चाहिए? तो एम जी साइन थीटा ज़्यादा, इसलिए मैंने लिखा एम जी साइन थीटा माइनस एफ रोलिंग शुड बी इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन अलग अलग है दोनों। अब आते हैं ओमेगा पे, रोटेशन वाली इक्वेशन पे आते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको v इक्वल टू आर ओमेगा चाहिए, और हम कह रहे हैं कि v कम हो रहा है तो ओमेगा भी कम होना चाहिए। कौन करेगा? तो कम फ्रिक्शन करेगा। ओमेगा किधर है? अंदर की तरफ, और अल्फा इसका टॉप किधर आएगा? बाहर की तरफ, तो कम करेगा। सही, कैसे करेगा कि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉ किसका? फ्रिक्शन का, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग का फ्रिक्शन इनटू आर शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये हो गई रोटेशन की इक्वेशन, ये हो गई ट्रांसलेशन की इक्वेशन। और तीसरी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या है? a इज इक्वल टू आर अल्फा एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
ठीक है। मैं दोनों क्यों लिख रहा हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि रोलिंग चल रही है भाई, तो रोलिंग चल रही है तो मेंटेन है हर इंस्टेंट पे। v भी सेम प्रोपोर्शन में कम होता जा रहा है जैसे ओमेगा कम होता जा रहा है, जिससे कि v इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन है। और क्योंकि ये लगातार बदल रही है, ये भी लगातार बदल रहा है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी, सही है। तो ए सी एम इज इक्वल टू आर एल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उठा के रखो यहाँ इसको, कितना आएगा दोस्त बोलो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, इसका नाम अलग लिख रहा हूँ रोलिंग, ठीक है ना, पहले सब जगह मैक्सिमम या काइनेटिक लिखा होगा, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आर, ठीक है, अल्फा ये वाला, तो एफ रोलिंग इंटू आर अपॉन आई, ठीक बात। इसमें एक ही चीज़ है जो हम नहीं जानते और वो है रोलिंग फ्रिक्शन कितना होगा। मैक्सिमम तो म्यू एन होता है या म्यू एम जी कॉस थीटा होता है, ये तो उससे कम है ना, कितना होगा तो ये सॉल्व करके निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है, करूँ। रोटेशन में एम जी साइन थीटा से कैसे रोटेशन हो जाएगा, मतलब टॉर्क लिख रहा हूँ अबाउट, मैं टॉर्क लिख रहा हूँ अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो उसका टॉर्क आएगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो ये हो गया एफ रोलिंग इंटू एम आर स्क्वायर अपॉन आई, ऐसा हो गया कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एम आर स्क्वायर आई, इधर कौन बैठा है भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ रोलिंग को इधर ले जाऊं और कॉमन ले लूं, तो एफ रोलिंग 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, ऐसा हो गया। इधर कौन बचा, एम जी साइन थीटा, तो एफ रोलिंग फ्रिक्शन कौन हुआ, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ये एक फॉर्मूला है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पर रोल कर रही है तो उसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ये हटा दो के नीचे, ठीक है। मान लीजिए कि वो जो चीज़ थी वो एक स्फीयर है, ठीक है जी, लेट ए स्फीयर इज रोलिंग अप ऑन इंक्लाइन पे एक स्फीयर चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए फ्रिक्शन कितना चाहिएगा, इतना चाहिएगा, आई की जगह पे स्फीयर का वो रख दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एफ रोलिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसा रखो, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, 7/2 2/7, अरे 7/2, हाँ तो मुझे बता दो फाइनली क्या लिखूँ, 5/7 लिखूँ, देख लो करके देख लो, ये कितना हो गया, 5/2 प्लस 1 7/2 2/7 हो गया, 2/7 एम जी साइन थीटा इज एफ रोलिंग फ्रिक्शन, देख के बताना जरा, एम जी साइन थीटा से कम है ये, हाँ कम तो है, कम ही तो चाहिए था मुझको, तभी तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होकर वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर साथ में एक और कंडीशन, ये भी तो होना चाहिए, कहाँ चला गया रे, ये ऐसा भी तो होनी चाहिए कंडीशन कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये एफ के से, काइनेटिक वाले फ्रिक्शन यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होना चाहिए, तो एफ रोलिंग कम होना चाहिए, कम या एटलीस्ट बराबर हो एफ मैक्स के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो ये कितना है भाई, 2/7 एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू किसके, म्यू एम जी कॉस थीटा, ऐसा। तो म्यू कैसा होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा, इतना म्यू होना चाहिए तब एक स्फीयर रोल कर सकता है इंक्लाइन के ऊपर, अगर इससे कम रह गया म्यू रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वाले टाइप के सवाल मेंस में पूछे गए हैं, तो आपको सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट। ये कौन सा फॉर्मूला है, जब कोई चीज़ इंक्लाइन पे रोल कर रही हो तब का फ्रिक्शन कितना होता है, इससे पहले जो कर रहे थे वो क्या था,
रोलिंग शुरू करनी थी उसे अभी, ठीक है। अब कौन सा है, रोलिंग ऑलरेडी कर रही है वो चीज, तो तब फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू से कम है। जब भी फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है तो वो क्या होता है, स्टैटिक। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है जो रिक्वायर्ड है रोलिंग कंटिन्यू होने के लिए, वो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक नहीं कहते इस चैप्टर में, उसे रोलिंग कहते हैं। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होते हैं। स्टैटिक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू के अंदर रहते हो जो, तो इतना म्यू होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर यहाँ स्फीयर ना होकर के डिस्क होती, तो क्या मैं यहाँ पे 1/2 लिख रहा होता, 2 यहाँ पहुँच जाता, 2 + 1 3 हो जाता, क्या यहाँ पे 1/3 हो जाता, तो 1/3 mg sin थीटा हो जाता, तो क्या यहाँ पे 1/3 tan थीटा आ रहा होता। इसका मतलब हर एक चीज़ को इंक्लाइन पर रोल करने के लिए अलग म्यू चाहिए, सही बात। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि हमारा तो जो म्यू है ना वो 0.3 है, फाइन, और मैंने 4 चीज़ें फेंक दी नीचे से, कौन सी चीज़ रोल कर पाएगी, कौन नहीं कर पाएगी। गेम समझ गए हो? तो या तो भाई ये वाला काम करो, नहीं तो एक फॉर्मूला बना लो म्यू का, यहाँ से म्यू का एक फॉर्मूला ही बना लो, ठीक है। इतनी मेहनत भी कौन करेगा, सीधे लास्ट स्टेप पे एंट्री मारो ना। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये कौन हो गया, म्यू जगह कम है इसलिए लिख दे रहा हूँ ऐसे, म्यू एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। एम जी कट गया, सही, कॉस साइन टेन। तो फॉर्मूला म्यू के लिए क्या बन गया दोस्त, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 + mr² अपॉन आई। लो सीधे म्यू का फॉर्मूला। म्यू रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, सॉरी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, म्यू रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए किसी रिजिड बॉडी को अगर इंक्लाइन के ऊपर रोल करना है, तुरंत इससे पता लगाओ। थीटा वीटा दे रखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी 4 चीज़ फेंकी है कि एक रिंग फेंक दी, एक डिस्क फेंक दी, एक स्फीयर, एक सिलेंडर फेंक दिया। अब बताइए कौन सी चीज़ रोल कर पाएगी, कौन सी चीज़ रोल नहीं कर पाएगी। तो पीछे की थ्योरी वेरी भले कुछ ना बताओ, ये पता हो बस, इससे काम हो जाएगा। तो जिसका भी म्यू 0.3 से रिक्वायर्ड वैल्यू कम आ रही हो वो वाली चीज़ रोल कर पाएगी, और जो 0.3 से ज़्यादा मांग रहा है म्यू की वैल्यू वो वाली चीज़ रोल नहीं कर पाएगी। सिंपल आंसर हो गया। बोलो, देख लो एक बार, कहानी थोड़ी बड़ी हो गई है अब, है ना, है बढ़िया, लेकिन है ना मज़ेदार है कि एक चीज़, हर एक चीज़ एक के अंदर फिट है। मेरे से पूछ दोस्त, मेरे से पूछ। देखिए मैंने यहाँ पे चेक करके देखा कि मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल थीटा को 45 ले लेता हूँ, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, सही है। तो ये तो हो गया 1 mr² अपॉन, एक है रिंग, तो रिंग के लिए क्या रखोगे, mr² रखोगे, कट गया, कितना आया 1/2, कितना हो गया 0.5। तो अगर म्यू की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है तो एक रिंग रोटेट कर पाएगी, सॉरी रोल कर पाएगी। लेकिन अगर म्यू 0.4 है तो क्या बोलोगे, रिंग रोल कर लेगी, नहीं, वो तो 0.5 मांगती है एटलीस्ट, और तुम कितना दे रहे हो 0.4, नहीं कर पाएगी। डिस्क कर लेगी क्या 0.4 वैल्यू पे, 1/2 2 3 1/3, 1/3 कितना होता है 0.3, तो 0.4 से कम रिक्वायर्ड है उसको, 0.3 इज 0.4 से कम रिक्वायर्ड है। तो एक, अगर म्यू की वैल्यू 0.4 है किसी सरफेस के लिए तो एक डिस्क रोल कर लेगी, लेकिन एक रिंग रोल नहीं कर पाएगी। समझो भाई, देख लो अभी चांद से भी, ओए बेशरम इंसान मजाक चल रहा है एक शुरू से करता है, एक बार शुरू से। इसको शुरू में ओमेगा दिया था बेचारे को, ओमेगा नॉट दे के और यहाँ रख दी थी ऐसे, ठीक है भाई। अब इसको जगाओ, ऐसे करके रख दी थी ऐसे, तो ये वाला पॉइंट किधर स्लिप कर रहा था, पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगाया था, आगे। लेकिन वो फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक ये घिस के ही गई है और यहाँ जाके v = r ओमेगा मेंटेन हुआ है। वहाँ पे फिर से सोचना शुरू करोगे क्या कार्यक्रम चलेगा, क्या mg sin थीटा अभी भी नीचे लग रहा होगा, सही है, और इसको कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकना है। कब तक चलती जाएगी भाई, अपना आप थोड़ी चलती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाके रुकना है।
अगर कहीं जाके रुकना है तो ये वाली वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो एम जी साइन थीटा इस वाली वेलोसिटी को कम करेगा। अब देख दोबारा रिपीट हो रहा है सेम काम, एम जी साइन थीटा इस वाली वेलोसिटी को कम करेगा। अगर ये वेलोसिटी कम होगी तो अगर सिर्फ ये कम होगी तो ये भी तो कम होगी, तभी तो v इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। अगर ओमेगा कम करना है तो कोई टॉर्क होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। किधर आएगा फ्रिक्शन, अब बता, इनकी मत सुन अपनी बता, पक्का ओमेगा किधर है भाई, अंदर की तरफ, तो अल्फा कहाँ होना चाहिए कम करने के लिए इसको, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कहाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, तब ये वाली पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन सेम नहीं है। ये वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है, उस टाइम पे बॉडी स्लाइड कर रही थी, घिस रही थी उस टाइम पे, लेकिन ये कैसा है, रोलिंग। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो एफ मैक्स से कम होता है हमेशा। रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। ओके, गेम समझ गए क्या? ये आगे का जो पोर्शन है, चाहे वो मैंने इनिशियली वी वेलोसिटी धक्का मार के तब चलाई थी या ओमेगा से घुमा के रख दी थी, यहाँ से यहाँ तक जाने का गेम तो डिफरेंट है दोनों का, लेकिन उसके बाद का सेम है। इस वाले पॉइंट पर रोलिंग शुरू हुई, रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर। इस वाले पॉइंट पर रोलिंग शुरू हुई, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो इंक्लाइंड पे अगर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। रट के भी रख सकते हो, समझ गए हो तो अच्छी बात है, सही है क्या? तो इसके लिए अब यही सारी इक्वेशन चलेंगी वापस से, सेम इक्वेशन चलेंगे। फिगर बना लो बस, इक्वेशन पुरानी रहने दो। एक चीज़ मिस कर गए हम निकालना, एक्सेलरेशन और निकालना था। हमने म्यू निकाल लिया, हमने एफ निकाल लिया, इसकी वैल्यू मुझे कहीं चिपकानी है, यहाँ पे लगा दो, है ना, इधर रख दो, और या यहाँ रख दो पहली वाली में, इसमें रख दो, और ए सी एम निकाल लो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला आएगा कि अब जब रोलिंग शुरू हो गई है तब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। ठीक है क्या? तो कहाँ लिखूँ मैं, ऐसा जगह नहीं है रे, इधर लिख दूँ, ये हटा दूँगा। तो ए सी एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ऐसा आएगा भाई, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये है, ये जब इसकी वैल्यू एफ रोलिंग की वैल्यू इसमें रखोगे और ए सी एम के लिए सॉल्व करोगे, ऐसा आ जाएगा, है ना, मेरी बात पे भरोसा करो। और 3 फॉर्मूले हो गए भाई, एक तो हो गया एफ रोलिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू कितना होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है। इससे वो वाले तेरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि ऊपर से हमने 3 चीज़ें छोड़ दी, कौन सबसे पहले पहुंचेगी, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी तेज बढ़ेगी, वो जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कई बार आया ये वाला सवाल कि ऊपर से एक सिलेंडर और एक रिंग और एक स्फीयर छोड़ दिया, कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, जिसका ये वाला एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा। या ऐसा पूछा गया है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका ओमेगा सबसे ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ओमेगा किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर नेट टॉर्क 0 नहीं है, इस पर नेट टॉर्क 0 नहीं है। जैसे आप बता रहे हो कौन सा वाला, आई ओमेगा वाला कि आई का होगा, तो हम मास डिस्ट्रीब्यूशन को सारा फॉर्मेट करना है उसका। मैं कह रहा हूँ पहले बेसिक कंडीशन तो फॉलो करो, एल इनिशियल फाइनल लिखना है तो टॉर्क तो 0 होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट से अगर टॉर्क लिखने जाता हूँ, इसका टॉर्क आ जाता है, अगर यहाँ जाता हूँ तो इसका टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क तो रहा ना हमेशा, टॉर्क रहा तो ओमेगा बढ़ेगी, ओमेगा कांस्टेंट है ही नहीं है। ठीक है भाई, क्या बात हो रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी या कौन पहले पहुंचेगा, वो सारी चीज़ उस वाले फॉर्मूले से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्मूले याद रख लें, और क्वेश्चन में इतनी चीज़ पढ़नी है कि इंक्लाइन पर रोलिंग हो रही है, तो काम बन जाएगा इससे। ठीक है जी, पीछे का डायनेमिक्स क्या है वो सारा हमने ये समझ लिया। ठीक है भाई, ये एक हो गया ऊपर जाना। ठीक है, अब नीचे भी आएगी वो चीज़ फिर। ठीक है, अब नीचे आएगी तो रोल करके आएगी नीचे भी, तो वेलोसिटीज़ की बस डायरेक्शन बदलेगी, बाकी सारा डायनेमिक्स सेम रहेगा। देखिए इंक्लाइन पे कोई चीज़ यहाँ से रोल करके नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा, तो क्या ये वी को बढ़ाएगा, और ठीक है भाई, ये वी को बढ़ाएगा। अगर वी बढ़ेगा
तो क्या ऐसे करके रोलिंग करने के लिए ओमेगा को भी बढ़ना चाहिए। ओमेगा किधर है इस बार, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए फ्रिक्शन, जिससे कि वो ओमेगा को बढ़ाए। समझ पा रहे हो, v बढ़ेगा तो ओमेगा को भी बढ़ाना है। तो ये रोल करते हुए नीचे आए तो फ्रिक्शन कहाँ है, ऊपर। ये रोल करते हुए ऊपर जाए तो फ्रिक्शन कहाँ है, ऊपर। तो अगर इंक्लाइन पे रोलिंग चल रही है तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर होगा। ठीक है भाई, ये जो चीज़ है ये वाली, ये स्लिपिंग है इंक्लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये स्लिपिंग है। स्लिपिंग में तो देखना पड़ेगा भाई स्लिपिंग किधर हो रही है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें पीछे लगाया है और इसमें आगे लगाया है। लेकिन जब एक बार रोलिंग शुरू हो गई तो फ्रिक्शन कहाँ लगाया, ऊपर। वहाँ रोलिंग शुरू हुई, फ्रिक्शन कहाँ लगाया, ऊपर। ये नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगाया, ऊपर। सही, ये कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग वाला फ्रिक्शन है। रोलिंग वाला फ्रिक्शन अलग होता है, करेक्ट। उसका फॉर्मूला यही चल जाएगा अभी, क्योंकि ना mg sin थीटा बदला ना f बदला, तो यही चल जाएगा अभी। बोलो, समझो क्या, फाइन। अच्छा, अगर मुझको ये वाला निकालना है, यहाँ से वाली चीज़ चल के ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ जाके रुक जाएगी, या कितनी देर में रुक जाएगी, ऐसा टाइम टू स्टॉप क्या करूँ। तो जहाँ सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहाँ रुक जाएगी, तो क्या v = u - at लगा दूँ, है ना। एक्सेलरेशन कौन है, ये वाला है एक्सेलरेशन, अब वो नहीं है जो पहले लिख रहे थे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जगह तो ये लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी कंसीडर की जाएगी, अब ये वाली जो यहाँ पे थी इस टाइम पे। फाइनल कितनी होनी है, 0, तो फिर टाइम आ जाएगा इससे। ठीक है, चलिए निकाल सकता हूँ, कोई पूछा नहीं है तो मैं कर भी नहीं रहा ऐसा, बट हाँ सारी डायनेमिक समझ में आनी चाहिए कि क्या है, कैसे चल रहा है। बोले भाई, समझ गए यहाँ तक।